बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं राजश्री आपके साथ और देश की बात में हम आज बात करेंगे 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम और तारीखों के ऐलान की, चुनाव आयोग की नई पहल की भी, बजट और काले धन के चुनाव पर असर और धर्म और जाति के प्रचार में इस्तेमाल पर रोक की आयोग पर जिम्मेदारी की। किन चेहरों के इर्द गिर्द पूरा ये चुनाव घूमेगा, खासकर उत्तर प्रदेश में, ये हम आपके सामने रखेंगे। यूपी में कौन कौन से हैं बड़े मुद्दे, ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस चुनाव को आप सेमीफाइनल कह सकते हैं 2019 का, और इस लिहाज से उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो सबसे अहम माना जा रहा है। ये सिंहासन का सेमीफाइनल भी है। हम आपको बताएंगे कि चुनाव कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है, और समाजवादी पार्टी की महाभारत पर हमारी खास नजर होगी और दिखाएंगे कि ये महाभारत अब कहां तक पहुंची है और इसके खत्म होने के कितने आसार हैं। आपको हम दिखाएंगे वो झलकियां भी जिसमें आप प्रधान न्यायाधीश जे.एस. खेहर के शपथ ग्रहण समारोह को देख सकेंगे। बताएंगे आपको कि कैसे केंद्र सरकार की पहल पर दाऊद की जायदाद पर कसा है शिकंजा और भारत के लिए कितनी बड़ी सफलता है, ये इसका विश्लेषण करेंगे। बेंगलुरु में लड़की से छेड़छाड़ का शर्मसार करने वाला जो वीडियो आया है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से सर्दी की कहर तो है, और उधर भारत अमेरिका के संबंधों में जो गर्मी आई है वो सब कुछ आपके सामने होगा। आज याद करेंगे आर.डी. बर्मन को भी और बात करेंगे कवि नीरज की भी। तो चलिए देश की बात के इस सफर को शुरू करते हैं। राजनीतिक दलों की अग्नि परीक्षा का दौर अब शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। वोटिंग का दौर 4 फरवरी से शुरू होगा और वोटों की गिनती 11 मार्च को होगी। उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में 1 चरण में वोट पड़ेंगे, जबकि मणिपुर में 2 चरणों में और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। चुनाव का ऐलान होने के साथ ही आज ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में मचे घमासान के बीच चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव करवाने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 15 जिलों की 73 सीटों पर 11 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले शामिल हैं। दूसरे चरण में तराई और रुहेलखंड के 11 जिलों की 67 सीटों पर 15 फरवरी को मतदान होगा। तीसरे चरण में मध्य उत्तर प्रदेश के 12 जिलों की 69 सीटों पर 19 फरवरी को वोट पड़ेंगे। चौथे चरण में बुंदेलखंड और सीमांत पूर्वांचल के 12 जिलों की 53 सीटों पर 23 फरवरी को वोटिंग होगी। पांचवें चरण में पूर्वोत्तर यूपी के 11 जिलों की 52 सीटों पर 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में पूर्वांचल के 7 जिलों की 49 सीटों पर 4 मार्च को मतदाता अपने हक का इस्तेमाल करेंगे और 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग 8 मार्च को होगी। इसमें पूर्वांचल के 7 जिलों की 40 सीटों पर वोट पड़ेंगे। After completion of polling in all states, as described before you, the counting will take place on 11th March, Saturday. उत्तर प्रदेश में अगर 2012 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो 403 में से 224 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। 80 सीटों के साथ बीएसपी दूसरे और 47 सीटों के साथ बीजेपी तीसरे स्थान पर रही थी। 2012 में कांग्रेस के 28 उम्मीदवार जीते थे। जहां तक पिछले लोकसभा चुनाव का सवाल है तो लोकसभा की 80 सीटों में से 73 पर बीजेपी और सहयोगी दलों ने कब्जा जमाया था। समाजवादी पार्टी के खाते में केवल 5 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस को केवल 2 सीटें ही मिली थी। लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता भी नहीं खुल सका था। अनिल सिंह, एपीएन, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में भी विधानसभा चुनाव के तारीखों का आज ऐलान हो गया। इन राज्यों में 4 फरवरी को वोट पड़ना शुरू होंगे और 8 मार्च तक वोट डाले जाएंगे, और कुछ राज्यों में एक ही चरण में चुनाव होंगे, जबकि मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने 4 और राज्यों में भी विधानसभा चुनाव करवाने का ऐलान किया है।
चुनाव आयोग के मुताबिक पंजाब विधानसभा की सभी 117 सीटों पर 4 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। साथ ही गोवा विधानसभा की 40 सीटों पर भी 4 फरवरी को ही वोट डाले जाएंगे। पंजाब राज्य में चुनाव 4 फरवरी 2017 शनिवार के दिन। उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर 15 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि मणिपुर में 2 चरणों में वोट पड़ेंगे। पहले चरण में 4 मार्च को 38 सीटों पर और 8 मार्च को 22 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड में सिंगल फेज में पोल 15 फरवरी को होगा और बुधवार के दिन। जहां तक उम्मीदवारों के खर्च की सीमा का सवाल है, तो उत्तराखंड और पंजाब में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 28 लाख रुपए रखी गई है। मणिपुर और गोवा में खर्च की सीमा 20 लाख रुपए होगी। सभी राज्यों में वोटों की गिनती 11 मार्च को होगी। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही संबंधित राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। इसके बाद से केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन राज्यों के लिए नई स्कीमों की घोषणा नहीं कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव पर नजर रखने के लिए कई नए उपाय अपनाए हैं। साथ ही राजनीतिक दलों के खर्चों और प्रचार पर लगाम के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं। चुनाव आयोग अब सोशल मीडिया पर भी रहेगा और उसके नजरिए से भी तमाम दलों पर, तमाम नेताओं पर नजर बनाए रखेगा। साथ ही उम्मीदवारों के भी संपत्ति के शपथ पत्र के अलावा बकाया भुगतान का हलफनामा भी अब चुनाव आयोग की ओर से मांगा जाएगा। सपा में चल रही खींचतान के बारे में चुनाव आयोग का कहना है कि वह वक्त आने पर उचित फैसला करेगा, लेकिन सवाल केंद्रीय बजट को लेकर भी खड़ा हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया कि जल्द ही वो इस मसले पर भी कोई न कोई फैसला ले लेगा। 5 राज्यों में चुनावी दंगल शुरू हो गई है। हर छोटा बड़ा राजनीतिक दल कुछ समय इन चुनावों के लिए कमर कस रहा था। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही समाजवादी पार्टी में चल रहे घमासान को लेकर के भी सवाल उठने लगे हैं कि साइकिल चुनाव चिन्ह किस धड़े के पास जाएगा। इस बाबत मुलायम सिंह यादव और रामगोपाल यादव चुनाव आयोग से अलग अलग मुलाकात भी कर चुके हैं। अगर दोनों धड़ों में सुलह नहीं होती है तो चुनाव चिन्ह और असली समाजवादी पार्टी के बारे में फैसले की गेंद चुनाव आयोग के पाले में ही होगी। कमीशन सिंबल ऑर्डर के अंतर्गत पुराने प्रेसिडेंट्स को ध्यान में रख करके और निर्धारित प्रक्रिया जो हमेशा से फॉलो की गई कमीशन में, उसके तहत जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने पेश किए गए हैं उसका परीक्षण करेंगे, एग्जामिन करेंगे और उस पर उचित निर्णय उचित समय पर लेंगे। कुछ ऐसा ही सवाल केंद्रीय बजट को लेकर के भी उठ रहा है। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होना है और चुनाव आचार संहिता आज ही लागू हो चुकी है। नियमों के मुताबिक केंद्र या राज्य मंत्री या अधिकारी किसी नई योजना की शुरुआत नहीं कर सकते, यानी नए ऐलान नहीं कर सकते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में ही चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद ही ऐसी घोषणाएं की जा सकती हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक उन्हें इस बारे में एक प्रस्ताव मिला है। The commission has received one representation, as you might have read in the public domain, sent by some political parties, and this representation is with regard to presentation of the budget. The commission is examining this representation and in due course of time will take an appropriate call on this. चुनाव में एक और नियम है कि कोई राजनीतिक दल या प्रत्याशी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे अलग अलग समुदायों के बीच मतभेद को बढ़ावा मिले और वोट पाने के लिए किसी भी स्थिति में जाति या धर्म आधारित अपील भी नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले ही 2 जनवरी को फैसला दिया कि धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगना जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) का उल्लंघन होगा और ये गैर कानूनी है। अब ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होगी कि ऐसी हरकतों पर रोक लगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ गया है। हमारा आयोग के जो लॉ डिपार्टमेंट है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस बना रहे हैं। ये सवाल इसलिए और भी अहम हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले ही दिन बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान करते समय जातियों के आधार पर दिए गए टिकटों का ब्यौरा दिया है और मुसलमानों से बीएसपी को वोट देने की अपील की। चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर रोक के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं।
चुनाव आयोग ने इन नियमों का पालन करवाने के लिए तमाम इंतजाम भी किए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सुप्रीम कोर्ट के धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगने पर रोक की वजह से चुनाव आयोग की जिम्मेदारी अब बहुत बढ़ गई है। वहीं काले धन से लड़े जाने वाले चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर नजर रखना भी खासा मुश्किल काम है, लेकिन भारतीय चुनाव आयोग ऐसी किसी भी चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नजर आ रही है और इस बात का दावा नसीम जैदी ने भी आज किया। लेकिन उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चंद सियासी चेहरों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। मुद्दे चाहे जो भी हों, इस बार चुनाव में जीत इस बात पर निर्भर करेगी कि कौन सा राजनीतिक दल किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में गौरतलब ये है कि बीजेपी ने अभी तक अपना कोई चेहरा मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित नहीं किया है। एक ताज़ा डेवलपमेंट में आज शीला दीक्षित ने ये स्पष्ट किया कि अखिलेश यादव अगले मुख्यमंत्री के रूप में एक अच्छा विकल्प हैं और जनता उन्हें पसंद कर रही है। इन बातों से क्या मायने निकलने चाहिए ये सोचने की ज़रूरत है, लेकिन इस बीच हम आपको ये दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो किन चेहरों के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। और ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। और लेकिन उसके पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही जो सियासी माहौल गरमाया है उसकी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि राजनीतिक पार्टियां नोटबंदी से हुए नुकसान के मुद्दे को असरदार मान रही हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे भी काफ़ी अहम रहेंगे। चेहरों से पहले आइए देखते हैं यूपी चुनाव में कौन से मुद्दे हावी होंगे। इन मुद्दों की चर्चा करने के बाद हम आपको बताएंगे कि वो चेहरे कौन से हैं जो बेहद अहम रहेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में। आमतौर पर विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय प्रादेशिक मुद्दों पर लड़े जाते हैं। दशकों बाद शायद ये पहला मौका है कि उत्तर प्रदेश में गैर बीजेपी दल नोटबंदी को सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। समाजवादी पार्टी नोटबंदी और अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर चुनाव में भी जाने की तैयारी कर रही है। इसलिए जहां समाजवादी लोग लगातार काम कर रहे हैं, आपके पार्क बन रहे हैं, चीजें जो पुरानी थी उनको संरक्षण करके सुंदर बनाने का काम हो रहा है, पुल, सड़क, बिजली का इंतजाम। कांग्रेस नोटबंदी को जमकर हवा देने की फिराक में है, लेकिन किसानों के मुद्दे को भुनाने के लिए राहुल गांधी लंबे वक्त से रहनुमाई कर रहे हैं। यही वजह रही है कि विपक्षी एकजुटता को किनारे पर रख राहुल गांधी ने पीएम मोदी से मुलाकात की और किसानों की कर्ज माफी की गुहार लगाई। और हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी किसान की मांगे सुने, किसान का कर्जा माफ करें, बिजली बिल हाफ करें और उनको सही दाम दिलवाएं। कांग्रेस मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के मामले भी बार बार उछाल रही है। वहीं बीजेपी राहुल के हंसी में टालने की कोशिश में लगी है। बीजेपी का मानना है कि जवाब देने पर बात निकलेगी और अगर बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। ऐसे में नोटबंदी को भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई बताते हुए कांग्रेस को बता पाएगी। निर्णय आपको करना है, निर्णय आपको करना है भाइयों बहनों। हाँ, वो कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूं काला धन हटाओ। वो कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ। देश की जनता को तय करना है कि हमें क्या करना है। बीजेपी यूपी में कानून व्यवस्था का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा रही है तो मायावती पर भी भ्रष्टाचार का मामला उछाल रही है। वहीं मायावती ने भी दोनों मोर्चे खोल रखे हैं। 104 करोड़ रुपए पार्टी के बैंक खाते में मिलने की खबर के प्रचार और भाई के खिलाफ सीबीआई के मामला दर्ज किए जाने से बसपा सुप्रीमो तमतमाई हुई हैं। इसीलिए उनके निशाने पर पहले बीजेपी है, फिर समाजवादी पार्टी। बीजेपी सहित अन्य पार्टियों ने भी, अन्य और पार्टियों ने भी अपना पैसा बैंकों में जमा कराया है, लेकिन उनकी चर्चा तक भी नहीं होती है। बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार के लोग अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उन्हें भी परेशान कर सकते हैं और मेरी जानकारी में आया कि कुछ लोगों को ये परेशान कर भी रहे हैं। फिलहाल नोटबंदी, किसान, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे एक दूसरे के खिलाफ उठाए जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे धर्म और जाति के मुद्दे चुनाव प्रचार में हावी होते जाएंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक धर्म और जाति के आधार पर वोट नहीं मांगे जा सकते। ऐसे में चुनाव आयोग की भूमिका काफी अहम हो जाएगी। लेकिन आजादी के बाद से जाति और धर्म के नाम पर वोट के लिए समाज को बांटने की राजनीतिक दलों की आदत जल्द जाती नजर नहीं आ रही है। इन हालात में बहुत से नेताओं और प्रत्याशियों के भाषण और बयानों पर अदालतों में बड़ी तादाद में मामले दर्ज होने का अंदेशा है। अंशुमान त्रिपाठी के साथ रजत मिश्रा, APN।
ये भारतीय लोकतंत्र की त्रासदी भी यही है कि अशिक्षा और पिछड़ेपन की वजह से संसदीय चुनाव पद्धति कमजोर नजर आती है। चुनाव भले ही राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर शुरू हो, विकास की लंबी लंबी बातें हों, लेकिन मुहर जाति और धर्म के आधार पर ही लगाई जाती है। राजनीतिक दलों को अपनी विचारधारा से ज्यादा साम दाम दंड भेद से जीतने पर भरोसा होता है, लिहाजा जाति के आधार पर लुभाया जाता है तो धर्म के नाम पर नफरत जगाई जाती है। इस बार भी पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण का अंदेशा जताया जा रहा है। गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, रोजगार जैसे अहम मुद्दे हाशिए पर चले जाते हैं अक्सर चुनाव के माहौल में, लेकिन अब ये उम्मीद जगी है जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि धर्म और जाति का नाम नहीं लिया जा सकता चुनाव के दौरान, और चुनाव आयोग इसके लिए विशेष व्यवस्था करने की बात कह रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या इन चुनावों को धर्म और जाति से ऊपर उठकर तमाम नेता देखेंगे और मुद्दों पर ही ये चुनाव लड़े जाएंगे, या फिर इसमें भी कुछ इस तरह का घालमेल दिखेगा जो आज तक हमें दिखता आया है। और एक बार फिर से चेहरों की बात कर लेते हैं, लेकिन चेहरों से पहले एक बड़ी खबर आपको हम बता दें जो कि उत्तर प्रदेश के चुनावी राजनीति का एक बड़ा चेहरा से जुड़ा हुआ और बड़ी पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। कल अखिलेश यादव जो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अपने विधायकों की 10 बजे बैठक करेंगे और उनसे हस्ताक्षर भी लेंगे। गौरतलब है कि ये हस्ताक्षर किया हुआ जो पत्र है वो चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा, और गौरतलब है कि 16 तारीख को माफ कीजिएगा 11 तारीख को अखिलेश यादव के अपने चुनाव आयोग के सामने अपनी पूरी बातें रखनी है। इस बीच हमने आपको बताया था कि किसी भी तरह से मुलायम सिंह यादव से अब सुलह चाहते हैं अखिलेश यादव, लेकिन अभी फिलहाल जो हमें जानकारी मिल रही है उस जानकारी के हिसाब से अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच जो सुलह का फॉर्मूला था वो कारगर नहीं हो पाया। हालांकि अभी भी सैफई फॉर्मूले पर बातचीत करने की कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच सुलह के जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट और नहीं हो पाए हैं, और वो रास्ते अभी तक बाधा से रहित नहीं हो पाए हैं। ऐसे में कल अखिलेश यादव ने 10 बजे अपने विधायकों की एक बैठक बुलाई है जिसमें वो अपने विधायकों से हस्ताक्षर भी लेंगे, और वो हस्ताक्षरित पत्र जो है वो चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा। गौरतलब है कि चुनाव आयोग में दोनों ही पक्ष यानी कि मुलायम खेमा और अखिलेश खेमा साइकिल पर अपनी दावेदारी लगातार ठोक रहे हैं और साइकिल की सवारी दोनों ही करना चाह रहे हैं, लेकिन अब आज चुनाव आयोग ने वैसे स्पष्ट किया कि ये साइकिल किसकी होगी ये आगे सोच समझकर फैसला लिया जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं बड़े चेहरों की, जैसा कि हमने आपको दिखाया है कि उत्तर प्रदेश में जो मुद्दे हैं वो मुद्दे कौन से होंगे जो छाए रहेंगे। सबसे जब से चुनाव की घोषणा हुई है उसमें उत्तर प्रदेश पर खास नज़र है, और चुनाव आयोग ने भी इस बात को स्पष्ट किया कि सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ के चुनाव पर हमारी खास नज़र है। इस लिहाज से यहाँ पर चाहे वो मुद्दे हो चाहे वो चेहरे हों, दोनों ही बहुत अहम होते हैं। चेहरों की जहाँ तक बात की जाए, बीजेपी ने अभी तक कोई बड़ा चेहरा अपने लिए मुख्यमंत्री पद के तौर पर स्पष्ट नहीं किया है, और बीजेपी बार बार ये कह रही है कि हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके लिए चेहरा खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। उत्तर प्रदेश में हार और जीत बीजेपी की यदि होती है तो उसका सीधा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को जाएगा। और उधर समाजवादी पार्टी भी चेहरे को लेकर काफी असमंजस में रही अब तक, लेकिन अखिलेश यादव ने यह घोषित कर दिया है कि मैं ही चेहरा हूं, और शीला दीक्षित जो कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा थी, उन्होंने भी आज इस बात को स्पष्ट किया कि अखिलेश यादव एक अच्छा चेहरा हो सकते हैं, और यदि गठबंधन होता है तो अखिलेश खेमे के साथ गठबंधन हमारे लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन अन्य चेहरे कौन कौन से हैं और इन चेहरों में से किस चेहरे पर सबसे ज्यादा भरोसा कर सकती है जनता, ये जानना आपके लिए जरूरी है। मायावती को हम भूल नहीं सकते। मायावती जिस तरह से अपने वोटों पर अपनी पकड़ बनाए रखती हैं और वो एक ऐसी सशक्त छवि हैं अपने वोटरों के मन में जो कि निकलती नहीं है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में वो कितनी अपनी सशक्त स्थिति बना पाएंगी और स्पष्ट कर पाएंगी, इस सब को जानना बेहद दिलचस्प है। चेहरों की राजनीति में कौन सा चेहरा भरोसेमंद है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज गया है। सबसे बड़े चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश पर सबकी नजर है।
तमाम मुद्दों के अलावा कुछ बड़े चेहरे यूपी की सियासत में काफी अहम साबित हो सकते हैं। यूपी में 14 साल से सत्ता से बाहर बीजेपी के पास मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं है। माना जा रहा है कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे रखकर ही चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 80 में से 71 सीटें मिली थी। इसकी सहयोगी अपना दल को 23 सीट मिली थी। नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक के बीच बीजेपी राज्य में एक बार फिर मोदी की लहर की उम्मीद कर रही है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस चुनाव में विकास के मुद्दे पर वोट मांगेंगे। हालांकि दिल्ली और बिहार में करारी हार को बीजेपी भूली नहीं है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य असम में बीजेपी ने अपने बूते पहली सरकार बनाई। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की अलग इमेज है। खासतौर पर मोदी की तरह उन्होंने भी युवाओं के बीच पहचान बनाई है। पार्टी के अंदर मचा सियासी घमासान से निपटना हालांकि उनके लिए बड़ी चुनौती होगी, लेकिन तरक्की पसंद और युवा होने का उन्हें फायदा मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में मई 2002 के बाद यानी 14 साल से बीएसपी या सपा की सरकार रही है। पिछले कुछ अरसे से मुलायम परिवार में चल रहे संग्राम को मायावती भी भुना सकती हैं। कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर वो मुखरता से अपना पक्ष रख सकती हैं। हालांकि बीएसपी के लिए चिंता की बात यह है कि लोकसभा चुनाव में उसका खाता भी नहीं खुल पाया था। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से अलग किरदार निभा सकते हैं। अखिलेश जहां विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, वहीं मुलायम सिंह मुस्लिम यादव फैक्टर को बुलाने की कोशिश करेंगे। सपा के परंपरागत वोटरों के बीच मुलायम की पकड़ अखिलेश से बेहतर मानी जाती है। हालांकि बेटे की बगावत पिता की राह में रोड़ा बन सकती है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार की हामी भरी है, लेकिन माना जा रहा है कि वो सिर्फ वोट काटने का काम करेंगी। हालांकि कुछ जानकार मानते हैं कि प्रियंका अगर कांग्रेस की लीड इलेक्शन कैंपेनर बनती हैं, तो कई सीटों पर असर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। चुनाव आयोग के चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दलों में नए सिरे से उफान आ गया है। सभी पार्टियां खुद को चुनाव के लिए तैयार बता रही हैं और अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रही हैं। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही चुनावी बिगुल बज उठा। सियासी दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। तारीखों के ऐलान का स्वागत करते हुए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। आज तक की सबसे बड़ी भीड़ आई, उससे साफ हो गया है कि लखनऊ में भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया जाएगा और 5 राज्य में भी हम लोग चुनाव जीतेंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और हम विकास के रास्ते पर जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है, इन 5 राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देश के लोग एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो समन्वय पैदा करे, जो विकास का एक नया मार्ग बनाए, पर मोदी जी और मोदी सरकार इसमें औंधे मुंह गिरे हैं। इसलिए कांग्रेस और लोगों को दोबारा कांग्रेस एकमात्र विकल्प नजर आने लगा है। सबसे बड़े चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में चुनावी गर्मी के आगे सर्दी फीकी पड़ गई है। जीत हार को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के पास अपने अपने दावे हैं। हमें भी इस चुनाव के लिए बेताबी से इंतजार था। 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के शासन में परेशान थी, कराह रही थी। और मैं आपके माध्यम से यूपी की जनता से अपील करूंगा कि आने वाले चुनाव में अखिलेश के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जाए, उसी समाजवादी पार्टी को वो समर्थन करें। तहसील से लेकर के जिले तक के अफसर, उसमें से बड़ी संख्या में सपा के पदाधिकारी की तरह काम कर रहे हैं। तत्काल उनको हटा करके और निष्पक्ष चुनाव के लिए 100% बूथों में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग करता हूं। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला स्टेट है। यहाँ पर हुई हार और जीत का असर पूरे देश की सियासत पर पड़ता है। ऐसे में हर पार्टी ने यहाँ पर अपनी जीत के लिए पूरा जोर लगा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों के पास अंदरूनी मतभेद और गठजोड़ के लिए ज्यादा वक्त बचा नहीं है। ऐसे में सभी दलों की नजर समाजवादी पार्टी की कलह पर भी टिकी हुई है। अगर सपा के दोनों गुट अलग अलग चुनाव लड़ने का मन बनाते हैं, तो कांग्रेस को किंग मेकर बनने की उम्मीदें
परवान चढ़ेंगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो गौरतलब है कि जैसा हमने आपको अभी बताया है कि सपा में जिस तरह से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच बातचीत चल रही है, अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। इस बीच अखिलेश यादव ने कल अपने विधायकों की एक बैठक बुलाई है 10 बजे, जिसमें वो एक खास तरह के पत्र पर उनका हस्ताक्षर भी लेंगे और वो हस्ताक्षर युक्त पत्र जो है जिसमें अखिलेश को सहयोग देने की बात तमाम विधायक करेंगे, चुनाव आयोग को भी भेजा जाएगा। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे तलखी खत्म होने के बजाय बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि दोनों ही दल चाह रहे थे किसी भी तरह से एक समझौते की राह निकाली जाए, लेकिन कई बातों पर अभी तक पेच फंसा हुआ है। ऐसे में किस तरह से गठजोड़ होगा और किस तरह के चुनावी समीकरण दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सैफई समझौते पर मुहर न लगने की सूरत में समाजवादी पार्टी को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुलायम के तजुर्बे और शिवपाल की जमीनी पकड़ को समझने में अखिलेश यादव के नाकाम रहने और पार्टी में दो फाड़ होने की सूरत में समाजवादी पार्टी के धड़ों के तीसरे और चौथे नंबर पर रह जाने का अंदेशा हो गया है। ऐसे में नेताजी का आशीर्वाद कितना काम आएगा कहा नहीं जा सकता। नेताजी ने मुझे मौका दिया, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों ने इतना काम किया है और जमीन पर उतार कर दिखाया। लोगों को भरोसा है इस बात का कि ये समाजवादी काम करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब काम दिया है, काम किया है, और अब तो हम ये कहते हैं कि काम भी बोलता है समाजवादियों का। अखिलेश यादव के पास कांग्रेस का हाथ थामने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचा है। अखिलेश पहले भी कई बार गठजोड़ से 300 सीटें हासिल करने का दम भर रहे थे, लेकिन अपने पिता से बगावत करने से अखिलेश गुट को जितना नुकसान होगा, गठबंधन करने पर उतना ही फायदा कांग्रेस को होना तय माना जा रहा है। इसीलिए कल तक गठजोड़ के सवाल पर बगले झाँकने वाली कांग्रेस को यकायक मुंह में जुबान मिल गई है। बात चल रही है, अखिलेश जी ने भी कह दिया है कि वो चाहते हैं ये हो जाए कि हमारी सीटें दोनों की बढ़ जाएंगी, लेकिन अब ये फैसला परिस्थिति करेगी और हाईकमांड करेगा, तो जैसा होगा देखेंगे। यूपी की चुनावी रणभूमि में बीएसपी अकेले चुनाव मैदान में उतरने का मन बना चुकी है। बीएसपी को अपने वोट बैंक पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जैसे नेताओं के जाने से भी मायावती के हौसले पर फर्क नहीं पड़ा है। सपा में टूट के हालात में मायावती बीजेपी को अपना शत्रु नंबर 1 मान रही है। गैर बीजेपी दलों के अलग अलग लड़ने से फायदा बीजेपी को ही होना है। वहीं बीजेपी नोटबंदी को कामयाब बताने के लिए हर चुनावी हथकंडा अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं आरएलडी इस लोकसभा चुनाव में खोई अपनी जमीन को वापस लेने के लिए तिनके का सहारा तलाश रही है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि तिनके जोड़कर एक मजबूत गठबंधन खड़ा हो सकता है और ये गठबंधन भले ही सरकार न बना पाए, लेकिन बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत इस बार मुद्दों से ज्यादा रणनीति पर निर्भर करेगी। समाजवादी पार्टी की कलह ने सपा के पारंपरिक वोट बैंक मुसलमान और यादवों में दुविधा पैदा कर दी है, इसमें कोई शक नहीं। वहीं बीएसपी से बड़े नेताओं के पलायन ने भी पार्टी की जीत को अनिश्चित सा बना दिया है। कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ है, बशर्ते सही रणनीति पर काम करे। वहीं बीजेपी 5 राज्यों में जीत हासिल करने के लिए कमर कस चुकी है। लखनऊ रैली में अपनी शक्ति प्रदर्शन कर संकेत देने की कोशिश भी की है कि नोटबंदी से सकारात्मक संकेत गया है, लेकिन असल में क्या होगा ये तो कहा जा सकता है कि ये मतदाताओं के बंद मुट्ठी में ही सबका भविष्य बंद है, जो कि अब धीरे धीरे खुलेगा जब मतदान होगा और 11 मार्च तक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उधर आगामी विधानसभा चुनाव में सियासी उठापटक में बुरी तरह से मात खाई बीजेपी उत्तराखंड में अपनी हार का बदला लेने की तैयारी में लग रही है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बरसों पुराने कांग्रेस बनाम अकाली बीजेपी गठबंधन के मुकाबले को बदलकर रख दिया है और वहां का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय बना दिया है। आपको इससे कितना फायदा होगा, उत्तराखंड में क्या बीजेपी कुछ कमाल कर पाएगी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में भी सियासी सरगर्मी जोरों पर है। सत्ताधारी कांग्रेस को हटाने के लिए बीजेपी ने मुहिम छेड़ दी है, तो कांग्रेस का दावा है कि विकास के नाम पर जनता एक बार फिर उसे सत्ता सौंपेगी। उत्तराखंड के लोग बड़े शिक्षित हैं, राजनीतिक जागरूकता उनमें है, आंदोलन से राज्य बना है। केंद्र मदद करना चाहता है, लेकिन मुख्यमंत्री तैयार तो हो, वो तो हर चीज में राजनीति देखते हैं। परिवर्तन स्वाभाविक है और होगा।
हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते, एक एक महीने असेंबली को नहीं चलने दिया, पॉली हाउस से लेकर कृषि बीज घोटाला, वो तमाम सूरमा और महारथी आज बीजेपी के कैंप में बैठे हुए। पंजाब में एक बार फिर लड़ाई काफी दिलचस्प है। आम आदमी पार्टी की मौजूदगी से सत्ताधारी अकाली बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी चुनौती मिल रही है। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद सभी खुलकर मैदान में आ गए हैं। ये एक्सपेक्टेड था कि आज कोड लग जाएगा, तो ख्याल था कि इससे पहले लगेगा, लेकिन उन्होंने जब लगा दिया ठीक है। वी वेलकम द डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। अकाली बीजेपी गठबंधन की सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार को लाना चाहते हैं ताकि उनको नशे से और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके। उस तरह से गोवा के लोग भी भारतीय जनता पार्टी की वहां पे जो बेईमान सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए बेसब्र हैं, बेताब हैं। हम किसी को भी नहीं समझते, दोनों की पिटाई करेंगे, अकाली बीजेपी की भी और दूसरी तरफ आम आदमी की भी। उनको अच्छी तरह हराएंगे, पटाएंगे, उनको पता लग जाएगा पंजाब कहाँ खड़ा है। उत्तराखंड में भी असल लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिमटी है, तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की दखल ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। लगातार 2 बार से सत्ता में काबिज अकाली बीजेपी गठबंधन को कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी से भी कड़ी टक्कर मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। इस बीच चुनाव आयोग ने इस बार कई ऐसे फैसले लिए हैं जो पहले कभी नहीं लिए गए। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में आयोग फोटो वोटर स्लिप, वोटर गाइड और वीवीपैट मशीन भी लगाने जा रही है। आइए देखते हैं आयोग ने कौन सी नई तैयारियां की हैं इस बार। 5 राज्यों यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने कई खास तैयारियां की हैं। कई ऐसी चीजें भी हैं जो पहली बार होने जा रही हैं। चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि इस बार 100% मतदाताओं के पास फोटो पहचान पत्र होगा। चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि इस बार 100% मतदाताओं के पास फोटो पहचान पत्र होगा। नए वोटर्स को भी समय से फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। करीब 16 करोड़ मतदाता 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में हिस्सा लेंगे। मतदाताओं को फोटो वोटर स्लिप दी जाएंगी। इसकी साइज और डिजाइन बेहतर की गई है। चुनाव आयोग ने एक नई शुरुआत करते हुए परिवार के लिए वोटर स्लिप के साथ कलरफुल वोटर गाइड देने की व्यवस्था की है। वोटर गाइड में कई सारी जानकारियां होंगी, मसलन पोलिंग स्टेशन, वोटिंग टाइम, पहचान पत्र, वोटर्स को क्या करना है, क्या नहीं करना है। गोवा में वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट मशीन लगाई जाएगी। इसके जरिए मतदाता देख सकेंगे कि उसने किसे वोट दिया। ईवीएम और बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की तस्वीर भी होगी। चुनाव आयोग ने इस बार मतदाताओं की सुविधा का खास ख्याल रखा है। दिव्यांगों की मदद के लिए खास बूथ बनवाए जाएंगे ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो। उम्मीदवारों को नॉमिनेशन पेपर पर तस्वीर लगानी होगी। दी गई जानकारी में ये भी बताना होगा कि वो भारतीय है और विदेशी नागरिक नहीं है। ऐसी जगह जहां पुरुष और महिलाओं के बीच खासी पर्देदारी है, वहां चुनाव आयोग पूरी तरह से महिलाओं से संचालित पोलिंग स्टेशन की व्यवस्था कर रहा है। इसके अलावा इस बार 5 राज्यों में सेवारत कर्मचारियों और अर्धसैनिक बलों के जवानों को पोस्टल बैलेट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजे जाएंगे। पुडुचेरी में नवंबर में इस तरह का प्रयोग बेहद सफल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और दिलचस्प बात यह है कि नामांकन के वक्त अब कैंडिडेट्स को नो डिमांड एफिडेविट देना होगा। इस एफिडेविट के जरिए ये बताया जाएगा कि कैंडिडेट का बिजली, पानी या फोन का कोई भी बिल बकाया नहीं है। इसके साथ ही सरकारी आवास का किराया भी बकाया नहीं है। ये भी एफिडेविट के जरिए अब बताना होगा। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट है उसे भारत का नागरिक होना है और साथ ही किसी दूसरे देश का नहीं, ये भी एफिडेविट अब देना होगा। नामांकन के वक्त कैंडिडेट की फोटो भी अब जरूरी रहेगी। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। यूएई ने भारत का साथ देते हुए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कार्रवाई की है। यूएई ने दाऊद की दुबई में करीब 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। इसमें दाऊद के एक होटल और कई रियल एस्टेट से जुड़ी प्रॉपर्टी भी शामिल है। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के सौंपे गए डॉजियर के बाद यूएई सरकार ने दाऊद पर ये नकेल कसी है। दुबई की इन आलीशान इमारतों को देखिए।
इन्हीं इमारतों में कहीं भारत के सबसे बड़े दुश्मन और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तमाम संपत्तियां छिपी हुई थी। मोदी सरकार ने दाऊद इब्राहिम की सारी डॉनगिरी खत्म करने की शुरुआत कर दी है। भारत की एक गोपनीय सूची मिलने के बाद यूएई सरकार ने हाल में दुबई की दाऊद की संपत्तियों पर जांच शुरू की थी। ये लिस्ट यूएई प्रशासन को तब दी गई थी जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोवाल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल यूएई का दौरा किया था। उस वक्त भारत सरकार ने यूएई सरकार से अपील की थी कि वो दाऊद और उसके क्राइम सिंडिकेट से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करे। भारत के डोजियर में कुछ संपत्तियों का जिक्र भी किया गया था और खास तौर से गोल्डन बॉक्स नाम की कंपनी का जिक्र था, जिसे दुबई में कथित तौर पर दाऊद का भाई चलाता है। डोजियर में बताया गया था कि इस कंपनी को दाऊद का छोटा भाई अनीस इब्राहिम चलाता है। मंगलवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत सरकार डॉन दाऊद इब्राहिम को भारत लाने की कोशिशें कर रही है। वो किस तरीके से किया जा रहा है अभी इसको बताया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा था कि हम दाऊद को ला कर रहेंगे। भारत के पास ये साबित करने के लिए पुख्ता खुफिया जानकारी है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है। मैं समझता हूं कि बहुत जो प्रयास चल रहे हैं उन सब सारी चीजों की चर्चा वगैरह नहीं की जाती। पीएम मोदी अगस्त 2015 में यूएई की यात्रा पर गए थे, सिर्फ एक इरादे के साथ कि किसी तरह अंडरवर्ल्ड डॉन पर शिकंजा कसा जा सके। इस दौरान अजीत डोभाल ने पूरी प्लानिंग कर ली थी। दुबई यात्रा से पहले दाऊद की प्रॉपर्टी का डोजियर तैयार कराया गया। जैसे ही डॉन के खिलाफ सबूत मांगे गए, यूएई सरकार को वो कागजातों का पोथा सौंप दिया गया। मोदी सरकार की पहल पर यूएई सरकार ने दाऊद की 15,000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। सूत्रों के मुताबिक एनएसए अजीत डोभाल को यूएई सरकार ने दाऊद इब्राहिम के डोजियर पर कार्रवाई करने की जानकारी साझा की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जो डोजियर यूएई सरकार को सौंपा था, उसके मुताबिक दाऊद इब्राहिम पर ड्रग्स ट्रैफिकिंग, जाली नोट वसूली, हवाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। So we do try to downgrade their intentions, and in that we use the tools of diplomacy, the tools of deterrence, the tools of counter propaganda, everything that goes. जानकारी के मुताबिक डॉन दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा कसने के लिए भारत के खुफिया अधिकारियों की एक विशेष टीम काम कर रही है। इस टीम में 50 से अधिक काबिल अफसर शामिल हैं। इसमें खुफिया विभाग के साथ सीबीआई, रॉ, ईडी, आयकर विभाग, एफआईयू और इंटरपोल विंग के अधिकारी शामिल हैं। यह टीम दाऊद के हर हरकत पर नजर रखती है। अब देखना है कि आखिर दाऊद कब भारत के हाथ आता है। आकांक्षा सिंह के साथ प्रभु, एपीएन। और यूं देखा जाए तो दाऊद इब्राहिम लंबे समय से भारतीय एजेंसियों के लिए सरदर्द बना हुआ है, लेकिन मोदी सरकार ने दाऊद इब्राहिम पर नकेल डालने के लिए ठोस कदम लगातार उठाती रही है। इससे पहले पाकिस्तान की सरकार को भी दाऊद को सौंपने के लिए दबाव बनाया गया था। इंटरपोल की सूची में मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम को भारत लाने की बात लंबे समय से की जा रही है। यूपीए सरकार से ये बात चल रही थी और इसके लिए लगातार भारत सरकार कई कदम उठा रही थी, लेकिन अब जिस तरह कदम उठाया गया है उससे कामयाबी हासिल थोड़ी बहुत जरूर भारत को हुई है। उधर वीके सिंह ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक का मकसद पाकिस्तान को ये बताना था कि आतंकवाद अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने विदेश मंत्रालय के अर्धवार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का मकसद पाकिस्तान को ये संदेश देना था कि भारत अब लगातार जारी आतंकवाद को सामान्य नहीं समझेगा। उन्होंने कहा कि हमने बार बार रिश्ते सामान्य करने की कोशिश की है, लेकिन आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। हाल ही में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के मामले में दिल्ली को दूसरे मेट्रो के मुकाबले दिल्ली सबसे खराब शहर बताया गया है। इससे बेहतर मुंबई और बेंगलुरु को बताया गया था, लेकिन आईटी सिटी बेंगलुरु में भी कामकाजी लड़कियां बहुत सुरक्षित नहीं हैं। आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसमें देर रात स्कूटर से वापस लौटती युवती को रोककर किस तरह से उससे छेड़खानी की गई। छेड़खानी के बाद बदमाश आराम से भाग निकले। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब कहे जाने वाले बेंगलुरु में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक बार फिर जाहिर किया है कि शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है। नए साल के जश्न के दौरान बेंगलुरु के कुछ युवाओं की शर्मनाक तस्वीर पूरे देश ने देखी, लेकिन इस घटना के बाद एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है।
बेंगलुरु के एक इलाके में सीसीटीवी कैमरे में एक फुटेज कैद हुई है। इस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक युवती न्यू ईयर के कार्यक्रम के बाद देर रात करीब 2:30 बजे घर वापस लौट रही है। उसी समय स्कूटर सवार दो बदमाश अचानक आते हैं और उनमें से एक बदमाश लड़की का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। लड़की को कुछ शक होता है और वो तेजी से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन स्कूटर सवार शख्स उतरकर उसके आगे खड़ा हो जाता है। लड़की से अभद्रता करने के बाद दोनों लड़के स्कूटर से भाग निकलते हैं। जिस वक्त ये शर्मनाक घटना हुई, मौके पर कई लोग तमाशबीन बनकर खड़े रहे, लेकिन किसी ने भी लड़की की मदद करने की कोशिश तक नहीं की। ये पूरी वारदात एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसे मकान मालिक ने पुलिस को सौंप दिया। बेंगलुरु के एक इलाके में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें जितनी डरावनी हैं, उतनी ही शर्मनाक भी। इस घटना के बाद एक बार फिर मेट्रो शहर बेंगलुरु में महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और बेंगलुरु में नए साल के जश्न के मौके पर वहां MG रोड पर और ब्रिगेड रोड पर लड़कियों से छेड़छाड़ के कई शर्मनाक हरकतों की खबर सामने आई, लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मनाक है समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का वो बयान। खबरों के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि अगर शक्कर गिरेगी तो चींटियां तो आएंगी। हमारे राजनेताओं से ऐसे बयान अक्सर निकल ही आते हैं। यहाँ अबू आजमी कर्नाटक के गृह मंत्री को बचाने की कोशिश में ऐसा बयान दे गए जिसे कतई सही नहीं कहा जा सकता। बहरहाल केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर घर में जबरदस्ती घुसने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कोलकाता में कैलाश बोस स्ट्रीट स्थित उनके घर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जबरन घुसने की कोशिश की। इस घर में बाबुल सुप्रियो के माता पिता रहते हैं। बाबुल ने कहा कि यह दुख की बात है कि मैं एक मंत्री हूं, मुझे हर जगह सुरक्षा मिलती है, लेकिन गरीब बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का क्या जो जमीन पर हैं। अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में टीएमसी कार्यकर्ताओं, सांसदों और विधायकों ने पीएम मोदी के आवास तक बुधवार को मार्च किया। हालांकि इन सभी को 7 लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया। तृणमूल ने घोटाले के आरोप में बाबुल सुप्रियो को भी गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। तृणमूल ने बाबुल सुप्रियो पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। और पिछले 3 साल से पश्चिम बंगाल का चिटफंड घोटाला बीजेपी और टीएमसी के बीच घमासान का मुद्दा बना हुआ है। टीएमसी का आरोप है कि मोदी सरकार जानबूझकर इस घोटाले में टीएमसी नेताओं को फंसा रही है, जबकि बीजेपी के नेताओं को बचा रही है। सुदीप बंदोपाध्याय दूसरे टीएमसी सांसद हैं जिन्हें रोज वैली घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि ममता सरकार घोटाले में पूरी तरह से लिप्त है और कानूनी कार्रवाई को जानबूझकर राजनीतिक मुद्दा बना रही है। और एक और ऐसी खबर ले लेते हैं जहां 2 विरोधी नेता कल मिलेंगे एक साथ, लेकिन दोनों ही एक अच्छे मौके पर मिलेंगे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाशोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल शामिल होंगे। वह 5 जनवरी को पटना पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वह लौट आएंगे। प्रधानमंत्री के पटना आगमन को लेकर गांधी मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बिहार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री 5 जनवरी को 11:55 पर पटना हवाई अड्डे पहुंचेंगे और दोपहर 12:15 बजे गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद लगभग 2:30 बजे वह गांधी मैदान से पटना हवाई अड्डे के रवाना हो जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 350वें प्रकाशोत्सव के मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि प्रकाशोत्सव को देखते हुए तमाम मुख्य नेता पटना पहुंच रहे हैं लगातार और नीतीश कुमार के इंतजाम का काफी प्रशंसा भी हो रही है। और देश भर की कुछ अन्य खबरों पर नजर डालते हैं नेशनल टॉप 5 खबरों में। मोदी सरकार के कैशलेस और डिजिटल इंडिया की मुहिम को देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने तगड़ा झटका दिया है। एसबीआई ने ट्रांजैक्शन में सिक्योरिटी को लेकर ई वॉलेट में पेमेंट ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है। ये रोक सिर्फ नेट बैंकिंग के जरिए पैसा ट्रांसफर करने पर होगी। यानी अब एसबीआई से पेटीएम, मोबीक्विक, फ्रीचार्ज, जियो मनी जैसे ई वॉलेट में एसबीआई अकाउंट से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। लेकिन एसबीआई के ही डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर आप ई वॉलेट को रिचार्ज कर सकते हैं। एसबीआई का कहना है कि सुरक्षा कारणों के चलते ई वॉलेट पर रोक लगाई गई है।
मशहूर क्रिकेटर और पूर्व बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनाव को लेकर अपनी स्थिति साफ कर दी है। वो कांग्रेस के टिकट पर अमृतसर से चुनाव लड़ेंगे। पंजाब की सियासत में लंबे समय तक सिद्धू को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार रही है। बीजेपी को अलविदा कहने वाले क्रिकेटर से राजनेता बने सिद्धू अब कांग्रेस के टिकट पर अमृतसर से चुनाव लड़ने वाले हैं। अमृतसर की विधानसभा सीट से सिद्धू की पत्नी विधायक हैं और बीते दिनों उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया। इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि नवजोत कौर सिद्धू अब 2017 में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। द्रमुक ने अपने कोषाध्यक्ष एमके स्टालिन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। स्टालिन को ऐसे वक्त पर यह पद दिया गया जब पार्टी सुप्रीमो एम करुणानिधि बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। द्रमुक की आम परिषद की बैठक में नियमों में जरूरी संशोधन कर 63 वर्षीय स्टालिन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इस बैठक में करुणानिधि मौजूद नहीं थे। आमिर खान ने नए साल की पूर्व संध्या पर बेंगलुरु में हुई यौन उत्पीड़न की घटना की निंदा करते हुए उसे बेहद शर्मनाक और दुखद बताया। आमिर खान ने कहा कि बेंगलुरु में हुई घटना के बारे में सुनकर हमें दुख होता है। हमें शर्म आती है कि हमारे देश में ऐसी कोई घटना हुई है। हर राज्य की सरकार को ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कदम उठाने चाहिए। आज घरेलू बाजारों में सुस्ती के साथ सीमित दायरों में ही कारोबार देखने को मिला। बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 10 अंक गिरकर 26,633 के स्तर पर सपाट होकर बंद हुआ। वहीं एनएसआई का 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 2 अंक गिरकर 8,190.5 के स्तर पर सपाट होकर बंद हुआ है। और आज एक काफी अच्छा दिन कहा जा सकता है, खासकर ऐतिहासिक। जस्टिस जेएस खेहर आज देश के 44वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर उन्होंने आज शपथ ले ली। एक सख्त जज के तौर पर जाने जाने वाले देश के पहले वो सिख प्रधान न्यायाधीश बनेंगे। जस्टिस खेहर करीब 8 महीने तक इस पद पर रहेंगे और इस लिहाज से आज का दिन ऐतिहासिक कहा जा सकता है। I, Jagdish Singh Kehar, having been appointed Chief Justices of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जस्टिस जेएस खेहर को प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ दिलवाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। जस्टिस खेहर ऐसे वक्त में देश के प्रधान न्यायाधीश बन रहे हैं जब कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर टकराव चल रहा है। जस्टिस खेहर स्पष्टवादी और बेबाक टिप्पणियां करने वाले शख्स हैं। पिछले साल संविधान दिवस के मौके पर एक समारोह में जब जजों की नियुक्ति को लेकर मौजूदा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने सरकार की ढिलाई पर टिप्पणी की, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस टिप्पणी का जवाब भी दिया। लेकिन फिर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने न्यायपालिका को लक्ष्मण रेखा न लांघने की नसीहत दी। इस पर जस्टिस खेहर ने कहा, चाहे संविधान का 39वां संशोधन हो या न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर डालने वाला संशोधन हो, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा संविधान की भावना को सर्वोपरि रखा है और यही हमारी लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा की परिभाषा बताकर जस्टिस खेहर ने स्पष्ट कर दिया कि न्यायपालिका को हल्के में न लिया जाए। जस्टिस खेहर और जस्टिस केएस राधाकृष्णन की बेंच ने सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा को निवेशकों के पैसे नहीं लौटाने के कारण तिहाड़ जेल भेज दिया था। हाल ही में उपहार कांड में अंसल बंधुओं को खेहर का गुस्से का शिकार होना पड़ा था। खेहर ने अंसल बंधुओं के वकील से अपने मुवक्किल की तरफ से हलफनामा मांगा जिसमें उनके देश छोड़कर नहीं भागने की बात हो। अंसल बंधुओं ने तुरंत ही इस पर हामी भरी थी। 28 अगस्त 1952 को जन्मे जस्टिस खेहर 1979 से वकालत शुरू की। वह कुछ वक्त तक पंजाब सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रहे। जस्टिस खेहर फरवरी 1999 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज बने और 2 बार पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे। वह उत्तराखंड हाई कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। वह सितंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और अदालत की दुनिया की कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। लीगल टॉप 5 खबरें देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कावेरी जल विवाद मामले की सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार ने कहा कि उसने 18 अक्टूबर से रोज तमिलनाडु को पानी दिया है, लेकिन कुछ दिनों तक नहीं दिया जा सका क्योंकि वहां 1 TMC यानी कि 11,000 क्यूसेक पानी की कमी है। वहीं तमिलनाडु सरकार के मुताबिक वहां 4 TMC पानी की कमी है क्योंकि उत्तर पूर्व से आने वाला मानसून नहीं आया और तमिलनाडु भी इससे दिक्कत झेल रहा है। बेंच ने मामले में स्थिति साफ करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।
सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने चीनी सहकारी फैक्ट्रियों पर 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की है। हजारे ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए 2 सिविल जनहित याचिका और 1 आपराधिक याचिका दर्ज कराई है। जस्टिस अभय ओका की अध्यक्षता वाली बेंच की ओर से आपराधिक जनहित याचिका पर 6 जनवरी को सुनवाई की जाएगी। ससुर की कमाई संपत्ति पर पुत्र वधू अपना अधिकार नहीं जमा सकती। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सास ससुर की कमाई संपत्ति पर पुत्र वधू उनकी इच्छा के खिलाफ जाकर दावा नहीं जता सकती। हाई कोर्ट ने इस मामले में पंचकुला कोर्ट के फैसले के खिलाफ महिला की अपील को खारिज करते हुए कहा कि पति पर पत्नी की जिम्मेदारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि ससुर की कमाई संपत्ति पर पुत्र वधू का अधिकार हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा तकनीकी शिक्षा विभाग में कंप्यूटर प्रवक्ता के 43 पदों पर हुई नियुक्ति में अनियमितता के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से नियुक्ति को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट को जानकारी दी गई। आयोग की ओर से दी गई जानकारी से असंतुष्ट होते हुए कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 27 जनवरी को होगी। भूमि अधिग्रहण के बाद बढ़े हुए मुआवजे की मांग को लेकर दाखिल अपीलों पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल पीठ ने मामले को वृहद पीठ को रेफर कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मुआवजे का निर्धारण भूमि अधिग्रहण की तारीख से मार्केट रेट पर किया जाएगा। कोर्ट किसानों द्वारा मांगे गए मुआवजे से ज्यादा भुगतान करने का आदेश नहीं दे सकती। कोर्ट को भूमि अधिग्रहण के उपबंधों के विपरीत जमीन की कीमत तय करने का अधिकार नहीं है। अमेरिका के नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में भी भारत के अमेरिका से संबंधों में पहली सी गर्मी बरकरार रहेगी, ऐसा अमेरिकी सरकार ने दावा किया है। और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर खासे उम्मीद रखते हैं। और अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने भरोसा देते हुए कहा है कि भारत से पहले जैसे ही रक्षा संबंध बने रहेंगे। ट्रंप प्रशासन की नीतियों की वजह से कई मामलों में अमेरिका से रिश्तों को लेकर अनिश्चितता अब तक बनी हुई है, लेकिन धीरे धीरे इन तमाम नीतियों पर अमेरिका अपनी स्थिति को स्पष्ट कर रहा है। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि बराक ओबामा के वक्त भारत के साथ रिश्तों में आई गर्माहट डोनाल्ड ट्रंप के समय में भी जारी रहेगी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा कि भारत के साथ उसके संबंध बहुत अच्छी स्थिति में हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में भी जारी रहेंगे और उसके बाद भी। ये बात डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने से पहले हुई महत्वपूर्ण समझी जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेंटागन के प्रवक्ता पीटर कुक ने कही। पेंटागन के प्रवक्ता पीटर कुक ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्तों को लेकर रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर की प्रतिबद्धता बिल्कुल साफ है, इसलिए आने वाले समय में भी दोनों देशों के रक्षा संबंध शानदार बने रहेंगे। भारत के मित्र समझे जाने वाले कार्टर ने दोनों देशों के रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली के लगातार दौरे किए। मोदी सरकार के शासनकाल में भारत अमेरिका रक्षा संबंधों में गर्माहट आई है। दोनों देशों के शीर्ष नेता लगातार दौरे पर रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर की पहल पर ही भारत अमेरिका रक्षा तकनीक स्थानांतरण का समझौता हुआ। इससे दोनों देश मिलकर संवेदनशील तकनीक पर जानकारियां साझा कर पाएंगे और उन पर मिलकर काम कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और आज का दिन खास दिन है। पूरा बॉलीवुड जगत पंचम दाग को हमेशा ही याद करता है, लेकिन आज हम उन्हें खास वजह से याद कर रहे हैं। आज पंचम दाग की पुण्यतिथि है और अगर आज वो हमारे साथ होते फिल्म इंडस्ट्री में अपना 78वां साल दे रहे होते। R.D. बर्मन के जन्म पुण्यतिथि पर पेश है हमारी ये खास पेशकश। म्यूजिक के RDX से एक जगह और एक ही जैसा काम करना उनकी फितरत नहीं थी। धुनों के साथ नए एक्सपेरिमेंट्स करना और नए तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स से धुनें बनाना और नई तरह की आवाज़ों को गाने में इस्तेमाल करना, यही खूबी थी R.D. बर्मन की। इसी वजह से आज तक R.D. बर्मन की ऊंचाई को कोई भी संगीतकार छू नहीं पाया है। R.D. बर्मन ने अपने करियर की शुरुआत बतौर एक सहायक के रूप में की। शुरुआती दौर में वो अपने पिता के संगीत सहायक थे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में हिंदी के अलावा बंगला, तमिल, तेलुगु और मराठी में भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने अपनी आवाज का जादू भी बिखेरा। फिल्म शोले के महबूबा गाने को कौन भूल सकता है। महबूबा, 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 महबूबा,
आर.डी. बर्मन को याद करते हुए चलिए अब बात करते हैं इतिहास की। देश की बात के आखिरी पड़ाव में हम हैं और ऐसे में देश और दुनिया के इतिहास का जिक्र हम जरूर करते हैं। तो चलिए इतिहास पर डालेंगे एक नजर। दुनिया के इतिहास में 4 जनवरी किन घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ये जरूर आप जानना चाहेंगे। तो आपको हम बताते हैं कि 4 जनवरी को क्या कुछ हुआ था। 4 जनवरी 1643 को मशहूर भौतिक विज्ञानी आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था, जिन्होंने हमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में बताया था। और 4 जनवरी 1809 को नेत्रहीनों को ब्रेल लिपि देने वाले लुइस ब्रेल का जन्म हुआ था। 4 जनवरी 1990 में पाकिस्तान में 2 ट्रेनों की टक्कर में 307 लोगों की मौत, करीब 700 लोग घायल हो गए थे। 4 जनवरी को 1994 में महान संगीतकार राहुल बर्मन यानी आर.डी. बर्मन ने दुनिया को अलविदा कहा था, जिनको खास तौर पर हमने आज याद किया। और 4 जनवरी 2008 को अमेरिका ने श्रीलंका को सैन्य उपकरणों और सेवाओं की आपूर्ति पर रोक लगाई थी। और देश की बात के आखिर में बात करते हैं साहित्यकार गोपाल दास नीरज की। नीरज, जिनका आज जन्मदिन है, अपने गीतों से और गीतों में प्रयोग किए गए शब्दों से नीरज किसी भी महफिल में श्रोताओं के दिलों में उतरते चले जाते हैं। हालांकि साहित्यकार जो हैं उन्हें उस जगह तक नहीं समझते जहां तक वो पहुंचना उन्हें चाहिए और जिस सम्मान उनको मिलना चाहिए। लेकिन भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण से सम्मानित किए जा चुके कवि नीरज आज भी कवि सम्मेलनों की जान हैं। उनकी रचनाएं पिछले 70 साल से सुनने वालों को लुभा रही हैं। उन्हें मंच का कवि कहा जाता है। गोपाल दास नीरज ने फिल्मों के लिए भी एक से बढ़कर एक गीत लिखे हैं। फिल्म शर्मीली के सारे गाने नीरज ने ही लिखे थे और फिल्मी गानों में हिंदी शब्दों का सफल प्रयोग नीरज ने किया है। चलते चलते आपको नीरज जी के कुछ खास कविताओं और फिल्मी संगीत के साथ छोड़ जाते हैं और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।